हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके MIL हिंदी ए के असाइनमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, मॉर्निंग के अंदर मैंने आपके लिए हिंदी ए के असाइनमेंट की वीडियो डाली थी एंड दोस्तों ये दूसरे क्वेश्चन की वीडियो मैं आप लोगों के लिए अभी लेकर आ चुकी हूँ। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों का हिंदी ए का असाइनमेंट अच्छे से बन गया होगा एंड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है बिहारी के साहित्यिक परिचय दीजिए। तो दोस्तों, बिहारी बेसिकली एक फेमस राइटर हैं जिनके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो दोस्तों, इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, आप लोग जब अपने असाइनमेंट के अंदर बिहारी के बारे में लिखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनके साहित्यिक परिचय के बारे में नहीं लिखना है, आप लोगों को उनका जो जीवन परिचय है वो भी बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंड दोस्तों, मॉर्निंग के अंदर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो डाली थी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो वीडियो भी देख ली होगी। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर उनको भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आपको कुछ इस तरीके से देना है। सबसे पहले मैं आपको जीवन परिचय बताने वाली हूँ। बिहारी लाल का जन्म 1585 में ग्वालियर में हुआ। वे जाति से मथुरा के चौबे थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए तथा उनका बचपन बुलंदखंड में बीता। इनके गुरु नरहरि दास थे और युवा अवस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई, जिसे कि निम्न दोहे से प्रकट होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले ये सिंपल से 6 लाइन मैंने आपको यहाँ बताई हैं, ये लिखनी है अपने असाइनमेंट के अंदर। दोस्तों, इसके थ्रू आप लोग बता पाएंगे कि किस तरीके से जो बिहारी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ एंड उनका जो पूरा एक जीवन परिचय था उसको आप शॉर्ट के अंदर इस तरीके से बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जितने भी फेमस राइटर होते हैं वो अपने जीवन से रिलेटेड, हर घटना से रिलेटेड कुछ ना कुछ लाइनें लिखते हैं। जैसे कि कबीर दास लिखते थे, इसी तरीके से जो हमारे बिहारी हैं उन्होंने भी कुछ लाइनें लिखी हैं। तो दोस्तों, ये लाइनें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इनको अपने असाइनमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आप लोगों के लिए ये लाइन्स रीड नहीं करूँगी, जस्ट आपको उनको एज इट इज़ लिख लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा शिक्षा। कहा जाता है कि केशव राय इनके जन्म के 7-8 वर्ष बाद ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए। वहीं बिहारी ने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य केशव दास से काव्य ग्रंथों के साथ साथ संस्कृत और प्रकृति आदि का अध्ययन किया। आगरा जाकर इन्होंने उर्दू, फारसी का अध्ययन किया और अब्दुल रहीम खाना के संपर्क में आए। बिहारी जी को अनेक विषयों का ज्ञान था। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुरु। बिहारी जी के गुरु स्वामी वल्लभाचार्य जी थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों काव्य गुरु। रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी के काव्य गुरु आचार्य केशव दास जी थे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 नेम्स को ध्यान रखना है। पहले गुरु ये थे और जो काव्य गुरु थे वो केशव दास जी थे। तो दोस्तों, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विवाह। कवि वीर बिहारी का विवाह मथुरा के किसी ब्राह्मण की कन्या से हुआ था। इनके कोई संतान ना होने के कारण इन्होंने अपने भतीजे निरंजन को गोद ले लिया था। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये है मृत्यु स्थान। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी भक्ति और विरागी के ओर अनुमुख हो गए और दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए। वहीं पर सन 1663 यानी कि अगर हम समंता कैलेंडर के अनुसार बात करें तो 1720 में उन्होंने अपने निश्वर शरीर को त्याग कर दिया।
तो दोस्तों ये आप लोगों को मृत्यु से रिलेटेड पॉइंट ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आप लोगों को एक सिंपल सा इनका परिचय लिखना है, इनका जीवन परिचय। दोस्तों अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण घटना की जो कि बिहारी जी के जीवन में घटित हुई। जयपुर नरेश सवई राजा जय सिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इस सबसे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने को शक्ति किसी में नहीं थी। बिहारी ने ये कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने निम्नलिखित दोहा किस प्रकार राजा के पास पहुंचाया। तो दोस्तों ये दोहा आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोहा जो हमारे बिहारी जी थे, जो हमारे राइटर थे, उन्होंने जय सिंह को भेजा था जो कि जयपुर नरेश थे। तो दोस्तों ये दोहा उनके पास जब भेजा, इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम पाश से मुक्त होकर पुनः अपने राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी की काव्य कौशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे रचना के लिए कहा और प्रति दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे। वहां उन्हें पर्याप्त धन और यश मिला। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट घटना थी जो हमारे बिहारी हैं उनके जीवन की। तो दोस्तों ये घटना आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब बात करते हैं काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं कह लो या फिर साहित्यिक परिचय कह लो, सेम पॉइंट है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रीतिकालीन कवि बिहारी अपने युग के अद्वितीय कवि हैं। बिहारी उच्च कोटि के कवि एवं सलाहकार थे। असाधारण कल्पना शक्ति, मानव प्रकृति के सूक्ष्म ज्ञान तथा कला निपुणता ने बिहारी के दोहों में अपरिमित रस भर दिया है। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें रीतिकालीन कवियों का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। रीतिकालीन परिस्थितियों से प्रेरित होकर उन्होंने जिस साहित्य का सर्जन किया वह हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि है। सौंदर्य, प्रेम के चित्रण में भक्ति एवं नीति के समन्वय में, ज्योतिष्य, गणित, दर्शन के निपुण में तथा भाषा के लक्षणिक एवं मधुर व्यंजक प्रयोग की दृष्टि से बिहारी बेजोड़ हैं। भाव और शिल्प दोनों दृष्टि से इनका काव्य श्रेष्ठ है। इसीलिए सुप्रसिद्ध साहित्यकार पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य की सराहना करते हुए लिखा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो बिहारी थे वो कितने अच्छे कवि थे, उनका साहित्यिक परिचय क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं, उनकी काव्यगत विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो बिहारी थे उनको हर चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बिहारी के दोहों का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में तो समा गई थी, परंतु उसके बाहर निकलते ही वह इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि लंबी चौड़ी धरती में भी असीमित न रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेघ हैं, उनमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं जो कि बिहारी के बारे में कही गई हैं। एक और फेमस कवि जिनका नाम यहाँ पे मैंने आपको बताया, पद्म सिंह शर्मा। तो दोस्तों पद्म सिंह शर्मा एक बहुत फेमस कवि हैं। उन्होंने बिहारी के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें कही हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब बात करते हैं रचनाएं एवं ग्रंथों के बारे में। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसाई है। इसमें बिहारी ने कुल 719 दोहे लिखे हैं। सतसाई में नीति, भक्ति और श्रृंगार संबंधी दोहे हैं। बिहारी सतसाई के समान लोकप्रियता रीति काल के किसी अन्य ग्रंथ को प्राप्त नहीं हो सकी। इस कृति ने बिहारी को हिंदी काव्य जगत में अमर कर दिया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि बिहारी की जो
जो कितने फेमस थे बिहारी, आप लोग देख सकते हो उन्होंने अपने पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ 719 दोहे लिखे और एक ही रचना की जो कि थी सत्यसाई। लेकिन इसके बावजूद उनका ज्ञान था उसको देखकर उनको इतना ज़्यादा बड़ा नाम मिला, इतनी ज़्यादा पहचान मिली। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ण विषय। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है, उसमें बड़ी मर्मरिकता है। संयोग का एक उदाहरण देखिए। तो दोस्तों ये फिर से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि उन्होंने लिखी हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। दोस्तों आगे भी ऐसी लाइंस आएंगी तो ये लाइंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिहारी का वियोग वर्णन बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायक की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बना दिया गया है। तो दोस्तों ये सारी उनकी विशेषताएं हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है। सूफी काव्यों की आध्यात्मिक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वियोग की आग से नायक का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल भी सूख जाता है। तो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर से अगेन कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति भाव। बिहारी मूलतः श्रृंगार कवि हैं। उनकी भक्ति भाव राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तक ही प्रकट हुए हैं। सत्यसाई के प्रारंभ में मंगला चरण का ये दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का ही परिचय है। तो दोस्तों ये फिर से एक दोहा यहाँ पे आया है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहारी ने नीति और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं किंतु उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है। धन संग्रह के संबंध में एक दोहा देखिए। तो दोस्तों धन संग्रह के संबंध में ये एक दोहा है जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। पष्ट ऋतुओं का उन्होंने बड़ी ही सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु का चित्रण देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से अगेन ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिखनी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को इस असाइनमेंट के अंदर अपने आंसर को लिखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शैली। विषय के अनुसार बिहारी की शैली 3 प्रकार की है। माधुर्य पूर्ण व्यंजन प्रधान शैली, वियोग के दोहों में प्रसाद गुण से युक्त सारस शैली, भक्ति तथा नीति के दोहों में चमत्कारपूर्ण शैली, दर्शन ज्योतिषीय गणित आदि विषयक दोहों में। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रस। बिहारी के काव्य में शांति, रहस्य, करुणा आदि के रसों के भी उदाहरण मिलते हैं किंतु मुख्यतः रस श्रृंगार ही है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है छंद। बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए हैं, दोहा और सोठा। दोहा छंद की प्रधानता है। बिहारी के दोहा समास शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहा जैसे छोटे छंद में कई भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही काम था। तो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखना है हमारे छंद से रिलेटेड। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा अलंकार। अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी बड़े पुष्ट हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई ना कोई अलंकार अवश्य आ गया। किसी दोहे में तो एक साथ कई अलंकारों को साथ मिलाया है। अतिशयोक्ति, अनियुक्त और संगरूपक बिहारी के विषय प्रिय अलंकार हैं। अनियुक्त अलंकार एक उदाहरण देखिए। तो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप लोगों को यहाँ पे फिर से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य में स्थान। किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के
परिणाम पर नहीं गुण पर निर्भर होता है। बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले सत्यसाई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सत्यसाई के समान आख्यात किसी को नहीं मिला। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं हुई हैं और अनेक कवियों ने इसके दोहों के आधार बनाकर कविता, छापिये, सवये आदि छंदों की रचनाएं की हैं। बिहारी सत्यसाई आज भी रसिक जनों का काव्य हार बनी हुई है। कल्पना की महाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति के कारण सत्यसाई के दोहे गगर में सागर भर जाने की उक्ति चरितार्थ करते हैं। उनके विषय में ठीक ही कहा गया है। तो दोस्तों अगेन ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अपने काव्य गुणों के कारण ही बिहारी महाकवि की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनके संबंध में स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी की ये संपत्ति बड़ी सार्थक है। तो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर से अगेन एक कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, ये उनके लिए राधा कृष्ण दास जी ने कही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एंड दोस्तों अब आप लोगों का हिंदी का असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी की हुई मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड यस दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।